गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, अच्छा है। तो कल वाले वीडियो आप लोगों को कुछ दिक्कत, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसे पूछने की जरूरत है? कल मैं बताया था कि कल वाला क्वेश्चन कैसा था, थोड़ा लेंदी था ना, कई लाइन में थे, क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, आंसर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, ना ही आंसर कोई टफ था। बस क्या था, क्वेश्चन लेंदी होने की वजह से, क्वेश्चन थोड़े बड़े लिखावट होने की वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन भारी है या क्वेश्चन कठिन है, जबकि ऐसा नहीं था। बीच बीच में हमें ऐसे भी क्वेश्चन देखना है, करना है, ताकि क्या हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन कोई भी पूछ सके हमें, तो हम उसे बता सकें। चाहे वो लेखपाल में आ रहा हो, कांस्टेबल में आ रहा हो, एसआई में आ रहा हो, या धीरे धीरे जब आप लोग और तैयारी के ऊपर उठेंगे, अपना स्तर ऊपर करेंगे, तो पता चला आरओ मेंस दे रहे हैं आप लोग, आरओ पीटी दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, है ना, फिर लोअर सबऑर्डिनेट दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन वहां भी अच्छे हैं, वहां भी पूछे जाते हैं, और ये सब एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग अब फिर वापस अपने जगह पे लेखपाल सीरीज का अगला जो पार्ट है, सेट है, उसको आज हम लोग देखते हैं। जो भी नंबरिंग हो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से शायद 13 है, आज 13वां सेट है। तो आज फिर हम लोग शुरू करें। कल के फिर रिवीजन में, कल मैं इस बात को रिपीट कर दूं, आपको बता दूं कि कल वाला जो क्वेश्चन बताया गया आप लोगों को, कल जो सेट बताया गया है, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जो लोग भी हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो ऑफिस में मिल सकते हैं। क्लास कल वाला आज भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक जहां भी आप लोग कर सकते हैं वहां पूछ सकते हैं, और पूछ के अपने क्वेरी को हमें बता सकते हैं, कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो आइए फिर आज हम लोग नए सेट की तरफ चलते हैं और नए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आज के सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन यूपी स्पेशल से, चूंकि यूपी लेखपाल को ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो ज्यादा मेरा फोकस ये रहता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, अभी टाइम है अपने पास, काफी सेट बताने आप लोगों को, काफी सेट हम लोग को सॉल्व करने हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि कोई भी एरिया छूटने ना पाए। तो अभी यूपी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए जा रहे हैं आपको, ताकि अभी से उस आप रिदम में रहें और आप अपने स्टेट के बारे में भी जानते रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसुरी नगरी के रूप में जाना जाता है? क्यों बांसुरी नगरी का उल्लेख आया? ये इसलिए आया क्योंकि इसे हाल ही में जीआई टैग के लिए चर्चा में देखा गया, मतलब जीआई टैग देने की बात हुई है। बांसुरी नगरी को जीआई टैग के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो पहला है आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बरेली, ऑप्शन बी है पीलीभीत, ऑप्शन सी है शाहजहांपुर, ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका बी, मतलब पीलीभीत। पीलीभीत को बांसुरी नगरी के रूप में जाना जाता है और इसे जीआई टैग अभी प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, आप व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला अपनी उच्च गुणवत्ता वाली हस्त निर्मित बांसुरी, यहाँ पे अभी भी हाथ से जो बांस की बांसुरी बनाई जाती है वो अभी भी बनाई जा रही है, और बहुत प्यारी बांसुरी होती है, उसके सुर भी बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए ये फेमस भी है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत की लगभग 90% बांसुरियों को या बांसुरियों का निर्माण यही होता है। मतलब जितने भारत में बांसुरी बनती है, आप लोग भी खूब बांसुरी बजाए होंगे, खासतौर पर बचपन में हम लोग मेला देखने जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे। पहले का तो ट्रेंड ही यही था, मेला देखना, मिठाई खाना, बांसुरी खरीदना, खिलौने खरीदना। तो हम लोग के खिलौने में ये सब इंपॉर्टेंट खिलौना होता था, बांसुरी बजाते हुए हम लोग आते थे और खरीदते थे। आप लोग भी खरीदते हैं, कितने लोग शौकीन भी होते हैं बांसुरी बजाने के। तो पूरे भारत में जितनी बांसुरी बनती है उसका लगभग 90% बांसुरी कहाँ, पीलीभीत में बनता है। इसे एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी, कल हम ये चर्चा किए थे, योजना के तहत भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब इस बांसुरी हस्तनिर्मित बांसुरी को और अधिक बनाने के लिए, या ये कहिए कि बांसुरी नगरी को और डेवलप करने के लिए 1D ODOP के योजना के माध्यम से भी इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सेट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में अभिलेखों के रख रखाव का वर्णन है? क्योंकि लेखपाल का प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादातर उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, उसी के एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं।
तो भूमि से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो गए हम उन्हें अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे। उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में अभिलेखों के रख रखाव मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स का वर्णन है? तो आपके पास ऑप्शन है ए धारा 23, ऑप्शन है बी धारा 33, ऑप्शन सी धारा 43 और ऑप्शन डी है धारा 53। तो इसका सही उत्तर है धारा 33, मतलब ऑप्शन बी। अब व्याख्या देखते हैं। धारा 33 के तहत वार्षिक रजिस्टरों एनुअल रजिस्टर को बनाए रखने का प्रावधान है। मतलब आर्टिकल 33, इस आर्टिकल की बात करें अगर, तो इस धारा के 33 के माध्यम से जो वार्षिकांक होते हैं, वार्षिक होते हैं, जो एक होता है ना पूरे रजिस्टर साल भर का मेंटेन किया जाता है कि कहाँ पैसा आया, कहाँ गया, कितना किस मद पे खर्चा हुआ, कहाँ और खर्चा करने की जरूरत है, कितने पैसे बच गए, ये सब का मेंटेनेंस करना पड़ता है, पूरे मेंटेन करना रहता है, इस चीज को रखना पड़ता है। तो इसी रजिस्टर को वार्षिक रजिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसे साल भर का रिकॉर्ड्स उसमें रहता है। सरल भाषा में कहें तो खतौनी जो जोतों का विवरण देती है, इसी धारा के अंतर्गत अपडेट की जाती है। जो खसरा खतौनी भी होती है वो इसी धारा 33 के तहत उसको क्या मेंटेन किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेखपाल के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सेट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन इसे नियुक्त करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसे कौन नॉमिनेट करता है, कौन इसकी नियुक्ति करता है? राज्य सरकार। ठीक है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है। मतलब राज्य का जो राजस्व प्रशासन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसको राज्य सरकार का क्या करता है? राजस्व प्रशासन ही सर्वोच्च देखता है, यही उसके मेंटेन को करता है, यही देखता है उसे उस मद में क्या क्या चीजें हो रही है, ये सब इसी के अकॉर्डिंग काम होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1831 में प्रयागराज में हुई थी। इसके सदस्यों प्रशासनिक और न्यायिक की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, न कि केंद्र या राज्यपाल के पास। मतलब जो इसके सदस्य राजस्व प्रशासन के जो सदस्य है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही उसकी नियुक्ति करता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं होती और ना ही गवर्नर की भूमिका होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का मुख्य फोकस क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है गांव में, हालांकि शहरों में भी चलाया जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन ग्रामीण से है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जो चला रहा है उसका दूसरा चरण शुरू हो गया। दूसरे चरण का मुख्य एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए है केवल शौचालय का निर्माण, ऑप्शन बी है ओडीएफ प्लस और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ऑप्शन सी है ग्रामीण विद्युतीकरण, ऑप्शन डी है हर घर नल से जल। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मतलब ओडीएफ प्लस और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन इसका मुख्य फोकस या मुख्य उद्देश्य है। अब व्याख्या देखिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण फर्स्ट केवल शौचालय निर्माण तक सीमित था। स्वच्छ भारत मिशन जब लागू किया गया तो उसका जो पहला चरण था वो किससे था? सिर्फ और सिर्फ शौचालय बनाने से था। ठीक है, सिर्फ शौचालय उसके तहत बनाए जाते थे। लेकिन अब जो दूसरा चरण हुआ है 2020 से 25 तक का जो चला चरण, उसका लक्ष्य रखा गया ओडीएफ प्लस और प्राप्त करना। मतलब ओडीएफ प्लस प्राप्त करना, उसे शौचालय मुक्त करना तो था ही, उसमें स्वच्छता संबंधी और भी कई चीजों को शामिल किया गया। खुले में शौच से मुक्ति की निरंतरता, जो भी आप खुले में आप देखते हैं, अभी भी गाँवों में आप देख लेंगे लाख शौचालय बनने के बाद भी लोग खुले में शौच करने जाते हैं, तो उससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, ऐसा इनका मानना। इस उद्देश्य से इस चरण के माध्यम से उस पर काम किया जा रहा है। और क्या है? ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन, जैसे प्लास्टिक कचरा और गंदा पानी, इसका भी प्रबंधन किया जाएगा। प्लास्टिक जो नुकसानदायक है उसे रिसाइकिल किया जाएगा, जो रिसाइकिल लायक है उसे रिसाइकिल कर दिया जाए, जो रिसाइकिल लायक नहीं है उसे क्या किया जाए? उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, और जो गंदे पानी है उसको फिल्टर किया जाए और उस पानी का कहीं ना कहीं यूज किया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार सिविल से लेके छोटे एग्जाम तक पूछा है। 4 राज्यों जिसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगती है। ठीक है, कौन ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को टच करती है, 4 राज्यों से उसकी सीमाएं लगती है। आपके पास उत्तर है, मतलब ऑप्शन है चंदौली, ए ऑप्शन है चंदौली, बी ऑप्शन है मिर्जापुर, सी ऑप्शन है सोनभद्र और ऑप्शन डी है ललितपुर। तो इसका सही उत्तर है आंसर सी अर्थात सोनभद्र। अब व्याख्या देखिए, सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से मिलती है। न सिर्फ यूपी का बल्कि पूरे भारत तक आप देखेंगे तो भारत जितने भी राज्य उसमें से एकमात्र ऐसा एक जिला है उत्तर प्रदेश राज्य का जो 4 राज्यों से इसका सीमाएं लगती हैं, टच करती है। पहले पश्चिम में मध्य प्रदेश, मतलब सोनभद्र के पश्चिम में मध्य प्रदेश एमपी शुरू हो जाता है। दक्षिण सबसे नीचे छत्तीसगढ़ लगता है यहाँ पे। दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो झारखंड लगता है और पूर्व में जाएंगे तो बिहार की सीमा लगती है। यह जिला खनिज संपदा और बिजली उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? सोनभद्र। सोनभद्र जिले की बात करें आप तो यहाँ पे खनिज संपदा बहुत अधिक है और क्या है, बिजली उत्पादन भी यहाँ खूब होता है। ठीक है, तो ये समृद्ध जिलों में से एक है यूपी के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी बंदोबस्त लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसने लागू किया था? महलवाड़ी सिस्टम किसने लागू किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी है थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी अर्थात होल्ट मैकेंजी 1822 में। ऑप्शन बी है होल्ट मैकेंजी, ये आंसर सही है। अब आते हैं व्याख्या पे। उत्तर भारत खासकर यूपी और पंजाब में अंग्रेजों ने महलवाड़ी प्रणाली लागू की थी। महल का अर्थ होता है गांव, मतलब गांव, ग्रामीण लेवल पे व्यवस्था थी। इसमें राजस्व का निर्धारण पूरे गांव के आधार पर किया जाता था और गांव का मुखिया, जिसको लंबरदार भी उस समय बोलते थे, टैक्स इकट्ठा करता था। इसे होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। ठीक है, इसमें क्या था, महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया कि गांव का सर्वेक्षण करके ये निर्धारित किया गया कि भाई गांव से हम इतना रेवेन्यू लेंगे। मान लीजिए अगर अंग्रेज या ब्रिटिश शासन ने ये कह दिया, ब्रिटिश सरकार कह दिया कि हम, यदि लखनऊ का कोई एक गांव है, मान लीजिए ए गांव है, लखनऊ का कोई, इसका नाम ए है या एक्स वाई कोई गांव है, उस गांव पे उसने कह दिया कि इस गांव से हमें 2 लाख रुपये रेवेन्यू चाहिए। तो अब गांव का जो प्रधान होगा, गांव का जो मुखिया होगा, उसकी जिम्मेवारी है कि पूरे ग्रामीण लोगों से 2 लाख रुपये इकट्ठा करके ब्रिटिश सरकार को दे। यदि नहीं देता है तो क्या होगा, इस पे फाइन लगेगा उस मुखिया पे, या फिर सरकार टोटल जमीनों को अपने हाथ में, अपने कब्जे में ले लेगी। इसलिए कभी कभी कहा जाता था, एक आध बार ऐसा जिक्र आया है मॉडर्न इंडिया में, आप लोग पढ़ेंगे कि एक आध 2 बार सूखा पड़ा या फिर बाढ़ आ गया और उत्पादन नहीं हुआ, ग्रामीण देने में सक्षम नहीं थे, कर राजस्व नहीं दे पाए थे ब्रिटिशर्स को, तो जो गांव के मुखिया थे या प्रधान थे वो जाके ये बात बोले कि भाई इस साल उत्पादन हुआ ही नहीं, कोई फसल हुआ ही नहीं, तो हम कहाँ से आपको राजस्व दें, तो इस साल हम लोग देने में असमर्थ हैं। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट के नियुक्त वहां पे पदाधिकारी थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, हमें तो राजस्व चाहिए, आप चाहे घास बेच के भी दो लेकिन हमें राजस्व चाहिए। मतलब जो घास का तिनका जो उगाया है, घास उगाया है, उसको भी आप बेचो किसी भी तरह, लेकिन हमें राजस्व चाहिए। ठीक है, तो इतना निरंकुश शासन उस समय था। उसी की बात हो रही है कि गांव स्तर पे महल व्यवस्था लाई गई। इसके तहत ग्रामीणों को कहा गया और गांव के जो मुखिया थे उनसे कहा गया कि भाई हमें नहीं पता कि आप कहां से दोगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, और आप मुखिया हो, आप हमें इतना रेवेन्यू जो हम फिक्स कर दिए वो हमें आप दोगे, आप कहां से दोगे इसकी जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, तो यही महलवाड़ी व्यवस्था थी, होल्ट मैकेंजी ने लाया था, इसे तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि किस्तों में प्रदान की जाती है? किसके तहत? कन्या
सुमंगल योजना, ये योजना लाई है स्टेट गवर्नमेंट की है, इसमें धनराशि दी जाती है। तो कितनी धनराशि दी जाती है, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसमें ऑप्शन ए है 10,000 रुपए, ऑप्शन बी है 15,000 रुपए जो बढ़ा के 25,000 कर दी गई है, ऑप्शन सी है 20,000 रुपए और ऑप्शन डी है 30,000 रुपए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब 25,000 ही आप मानिए, इसका ऑप्शन 25,000 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सही उत्तर है बी, अर्थात 25,000 रुपए। अब आते हैं इसके व्याख्या पे। बजट 2024-25 मतलब पिछले साल आप देखें तो इस पे अपडेट किया गया था। पहले ये 15,000 जो था उसको बढ़ा दिया गया और 25,000 रुपया कर दिया गया सुमंगल कन्या सुमंगल योजना के तहत। इस योजना का लक्ष्य बालिकाओं के जन्म, टीकाकरण और शिक्षा के समय आर्थिक सहायता देना है। जैसे अभी भी बहुत से लोगों का ये ट्रेंड है या मानना है, या फिर आप ग्रामीण स्तर पर देखेंगे तो बालिकाओं को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई है। उनको बच्चियां कभी कभी बोझ समझ में आने लगती, जबकि ऐसा है नहीं भाई। एक बिना माँ के परिवार कैसे चलेगा, जो सृष्टि की रचना ही वही से होती है। लेकिन समस्या ये कि लोगों की मेंटलिटी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचती है। लड़का होता तो लोग खूब खुश हो जाते हैं, है ना, जबकि लड़कों का देख ही रहे क्या स्थिति है। अभी माँ बाप को आप देखें, लड़कों से अगर कंपेयर करें तो लड़का की स्थिति माँ बाप के लिए बहुत बुरा है। ठीक है, वो किस स्थिति में माँ बाप को देख रेख करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। उनकी अपेक्षा लड़कियां बहुत अच्छी हैं, अभी भी, पहले भी थी। तो लेकिन माइंडसेट ऐसा है ना, लड़कियों को लेकर लोग दुर्भावना में रहते हैं कि अरे अब लड़की होगी, अब क्या करें, कैसे पढ़ाएंगे इसको, इसकी शादी ब्याह कैसे करेंगे, उसका परवरिश कैसे करेंगे। वहीं जबकि लड़के कोई दिक्कत नहीं, पैसा उस पर भी खर्च होता है, पढ़ाई लिखाई उसको भी कराना पड़ता है, शादी ब्याह में उसके भी पैसे लगते हैं। लेकिन लड़कियों को लेकर जो मन में भावना है, दुर्भावना है, उसी को दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने धनराशि जारी की कि ठीक है भैया, आप उसको बोझ न समझो, हम उसकी जिम्मेवारी उठाते हैं, स्टेट उसकी जिम्मेवारी उठाता है। और स्टेट क्या करेंगे, पैसा देगा ताकि इससे महिलाओं को सशक्तिकरण हो। तो बालिकाओं के जन्म के समय, टीकाकरण और शिक्षा के समय आर्थिक सहायता देना। बजट 2024-25 में इसकी धनराशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 25,000 रुपए कर दिया गया। यह राशि 6 विभिन्न किस्तों में दी जाएगी बालिकाओं के नाम पे, मतलब उनका एक अपना खाता खुल जाएगा, उस खाते में बालिकाओं को समय समय पे 6 किस्तों में पैसा दे दिया जाए, ताकि कम से कम उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जो समस्या थी उसको दूर किया सके, शिक्षा संबंधी समस्याओं से उन्हें निजात मिल सके। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है, किस शेड्यूल का हिस्सा, ये किस अनुसूची का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन सी सही है, 9वीं अनुसूची सही है, उत्तर इसका है सी। अब आते हैं व्याख्या में। संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, किसे, इस अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को अदालती हस्तक्षेप से बचाना था। मतलब ऐसा अनुसूची में लाया गया कि अब जो अदालती पचड़े हैं, अदालत में जाके जो निर्णय लेना, बार बार जाना है, केस फौजदारी वाला मामला को थोड़ा कम किया जाए और गरीब लोगों को, किसानों लोगों को इससे मुक्ति मिले, उसके लिए ये संशोधन लाया गया और उसमें भूमि सुधार की बात की गई, ताकि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को अदालत हस्तक्षेप से बचा। जैसे उस समय भूमि सुधार आंदोलन भी चला था, भूमि सुधार भी हुआ था, जमींदारी उन्मूलन भी हुआ था, तो कई कानूनी पचड़े आ गए थे, उसमें कई कानूनी दिक्कतें आई थी। उसी दिक्कतों को दूर करने के लिए यह अनुसूची जोड़ी गई। लेखपाल के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका काम सीधे भूमि सुधारों से है। ठीक है, ये हमारे या फिर आपके तैयारी के लिए, लेखपाल तैयारी के लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अनुसूची के बारे में कई बार वो पूछ चुका है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तरह कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तो भैया तुरंत आप लोग बताएंगे कि किसी तरह कोई समस्या, क्वेश्चन में समस्या हो, एक्सप्लेनेशन में समस्या हो, उसके उत्तर में समस्या हो, आंख मूंद के एकदम ब्लैक बोर्ड पे विश्वास नहीं कर लेना है। ठीक है, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, तभी पढ़ने का मजा। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ कटु सत्य है, ऐसा नहीं है। हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, उस गलती को सुधारने के चांस हमारे में भी है, और आपकी भी जिम्मेवारी है कि उसे पढ़िए। जब बार बार, इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप रिविजन करेंगे तो जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्रॉस चेक भी करेंगे,
जहां कहीं कुछ गलती होगी वो भी सही हो जाएगा, उससे आपको बहुत फायदे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा PMMSSY की अवधि क्या है, मतलब समय क्या है, कार्यकाल क्या है इस योजना की? तो ऑप्शन ए है 2020-21 से 24-25, बी है 19-20 से 23-24, सी है 21-22 से 2025-26 और ऑप्शन डी है 18-19 से 22-23। तो ऑप्शन ए सही है, मतलब कि 2020-21 से 24-25 इसकी संपदा की अवधि है। ठीक, यह अब व्याख्या देखें। यह नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। इसका लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 220 लाख टन तक पहुंचाना है। अब तो खत्म हो गया 2025-26, अब 26 में आ गए हम लोग, लेकिन ये उद्देश्य अभी भी है। रिसेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जब जिस महीने में आप एग्जाम दे रहे हैं उसके एक महीने का ही पूछेगा, पूरे पूरे साल भर का जो सेट होता है लगभग लगभग क्वेश्चन पूछ लेता है, खासतौर पे करंट का क्वेश्चन। तो हमें पूरे साल भर के क्वेश्चन को पढ़ना है, करंट को पढ़ना है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, करंट का ही है, लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला फर्स्ट बार ये AICT विकसित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी लखनऊ में। व्याख्या देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ नालंदा क्षेत्र में नादरगंज क्षेत्र में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, किस एरिया में? नादरगंज क्षेत्र में, लखनऊ के ही, ठीक है, राजधानी में ही क्षेत्र में सिटी विकसित कर रही है। यह IT हब और तकनीकी नवाचार का केंद्र बनेगा या केंद्र होगा ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, लखनऊ में भी कहा? नादरगंज क्षेत्र में। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आज अपने सेट में फिर से देख लिए हैं, और इसी तरह हम लोग डे बाई डे 10-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, मतलब ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन हम लोग डेली देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेहनत किया गया है, आप लोग भी उस क्वेश्चन पे मेहनत करेंगे, व्याख्या को अच्छे से आप लोग रीड करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की समस्या अगर हो तो आप हमें बता सकते हैं। आपको पहले ही बता दिया, आप किस मोड बता सकते हैं, ऑफलाइन बता सकते हैं, चैम्बर में आके ऑफिस में बता सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मोड पे बता सकते हैं, लेकिन बताइए जरूर। ठीक है, तो आज इतना ही। आज हम लोग जो सेट देखे उसको कंप्लीट किए, कल फिर एक नया सेट के साथ हम लोग आपके सामने रहेंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी, हम लोगों की, हमारी भी और भी टीम की। ठीक है, तो प्लीज 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 आप लोग सेट को जरूर लगा के आइए, रिविजन जरूर करके आइए, ताकि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।